पुल का रखरखाव प्रश्नोत्तरी। प्रश्न 1। सभी पुलों की फाउंडेशन, फ्लोरिंग, सबस्ट्रक्चर, बेड ब्लॉक्स तथा प्रोटेक्शन वर्क्स के रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है? सही उत्तर है परमानेंट वे इंस्पेक्टर या वर्क्स इंस्पेक्टर, जैसा चीफ इंजीनियर द्वारा निर्धारित किया गया हो। प्रश्न 2। आर्च, पाइप, बॉक्स, पीएससी स्लैब और आरसीसी स्लैब पुलों के सुपरस्ट्रक्चर के रखरखाव के लिए उत्तरदायित्व किसका होता है? सही उत्तर है परमानेंट वे इंस्पेक्टर या वर्क्स इंस्पेक्टर, जैसा चीफ इंजीनियर द्वारा तय किया गया हो। प्रश्न 3। 12.2 मीटर से कम क्लियर स्पैन वाले गर्डर पुलों के स्टील वर्क के रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है परमानेंट वे इंस्पेक्टर या वर्क्स इंस्पेक्टर, चीफ इंजीनियर के निर्णय अनुसार। प्रश्न 4। ट्रैक ओवर ब्रिजेस, उनके अप्रोच रोड्स तथा संबंधित उपकरण जैसे गार्ड रेलिंग, फुटपाथ, नोटिस बोर्ड, नेम बोर्ड, ट्रॉली, रेफ्यूज एवं सैंड बॉक्सेस के रखरखाव का उत्तरदायित्व किसका होता है? सही उत्तर है परमानेंट वे इंस्पेक्टर। प्रश्न 5। पुलों के वाटरवेज को साफ रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर है परमानेंट वे इंस्पेक्टर। प्रश्न 6। 12.2 मीटर या उससे अधिक क्लियर स्पैन वाले गर्डर पुलों के स्टील वर्क के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कौन होता है? सही उत्तर है ब्रिज इंस्पेक्टर। प्रश्न 7। सभी आरसीसी, पीएससी तथा कंपोजिट गर्डर पुलों के सुपरस्ट्रक्चर और उनके बेयरिंग्स के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? सही उत्तर है ब्रिज इंस्पेक्टर। प्रश्न 8। पुलों के निरीक्षण के बाद फाउंडेशन, फ्लोरिंग, सबस्ट्रक्चर, प्रोटेक्शन वर्क्स, बेड ब्लॉक्स, ट्रैक ओवर ब्रिजेस और गार्ड रेल सहित उनके अप्रोचेस तथा सभी आर्च, पाइप, आरसीसी बॉक्स, आरसीसी स्लैब, पीएससी स्लैब पुलों के सुपरस्ट्रक्चर और 12.2 मीटर से कम क्लियर स्पैन वाले स्टील वर्क की मरम्मत और रखरखाव कार्य के निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व किसका है? सही उत्तर है डिविजनल सीनियर डिविजनल इंजीनियर एवं असिस्टेंट इंजीनियर। प्रश्न 9। 12.2 मीटर और उससे अधिक स्पैन वाले गर्डर पुलों, सभी पीएससी पुलों, स्लैब्स को छोड़कर कंपोजिट गर्डर पुलों और आरसीसी गर्डर्स के स्टील वर्क की पेंटिंग, रिवेटिंग, वेल्डिंग एवं अन्य मरम्मत कार्यों जैसे बेरिंग एवं होल्डिंग डाउन बोल्स का रखरखाव के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन होता है? सही उत्तर है डिविजनल इंजीनियर, ब्रिज बटा असिस्टेंट इंजीनियर, ब्रिज। प्रश्न 10। गर्डर पुल पर स्टील वर्क की पेंटिंग की तारीख कहां अंकित की जाती है? सही उत्तर है पहले स्पैन के लेफ्ट साइड गर्डर के बाहर और महत्वपूर्ण पुलों पर प्रत्येक छोर पर लेफ्ट साइड गर्डर पर। प्रश्न 11। किसी पुल पर हाई फ्लड लेवल HFL को दर्शाने वाली व्हाइट लाइन की निर्धारित चौड़ाई क्या होती है? सही उत्तर है 25 मिलीमीटर। प्रश्न 12। HFL घटना वर्ष दर्शाने वाले अंक कितनी गहराई में उकेरे जाने चाहिए? सही उत्तर है 100 मिलीमीटर गहरे। प्रश्न 13। 60 मीटर तक की लंबाई वाले पुलों में HFL लाइन कहां अंकित की जाती है? सही उत्तर है एक अब्यूटमेंट के नीचे की ओर। प्रश्न 14। 60 मीटर से अधिक लंबाई वाले पुलों में HFL लाइन कहां अंकित की जाती है? सही उत्तर है डाउनस्ट्रीम फेस पर प्रत्येक अब्यूटमेंट या एंड स्पैन के पियर के डाउनस्ट्रीम फेस पर। प्रश्न 15। किसी पुल की संरचना पर HFL को किस प्रकार दर्शाया जाना चाहिए? सही उत्तर है 25 mm चौड़ी व्हाइट लाइन के साथ 100 mm ऊंचाई के अंक जिसमें घटना का वर्ष हो। प्रश्न 16। इम्पोर्टेंट ब्रिजेस पर फ्लड लेवल मापने वाले गॉजेस कहां लगाए जाते हैं? सही उत्तर है एंड स्पैन्स के अब्यूटमेंट्स या पियर्स पर। प्रश्न 17। फ्लड गेज मार्किंग्स किस बिंदु से प्रारंभ होनी चाहिए? सही उत्तर है गर्डर्स के नीचे से बेड की ओर। प्रश्न
प्रश्न 18, फ्लड गेज मार्किंग्स को किस प्रकार विभाजित किया जाना चाहिए? सही उत्तर है प्रति मीटर 10 इक्वल डिविजन्स में। प्रश्न 19, फ्लड गेज मार्किंग्स एवं फिगर्स के लिए कौन सी रंग योजना अपनाई जाती है? सही उत्तर है सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग में, ब्लैक ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। प्रश्न 20, फ्लड गेज मार्किंग्स हेतु खंभों या अब्यूटमेंट्स पर किया जाने वाला प्रिपरेशन कार्य क्या है? सही उत्तर है 380 mm चौड़ाई में सीमेंट मोर्टर प्लास्टर। प्रश्न 21, फ्लड गेज के संदर्भ में HFL चिन्ह किस स्थान पर अंकित किया जाना चाहिए? सही उत्तर है गेज के किनारे सफेद रंग से। प्रश्न 22, फ्लड लेवल गेज मार्किंग्स के लिए खंभों और अब्यूटमेंट्स पर सीमेंट मोर्टर प्लास्टर की अनुशंसित चौड़ाई कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर है 380 मिलीमीटर्स। प्रश्न 23, पुल संरचना पर जल प्रवाह की दिशा किस प्रकार दर्शाई जानी चाहिए? सही उत्तर है किसी अब्यूटमेंट या पियर पर सफेद रंग में स्पष्ट रूप से चिह्नित करके। प्रश्न 24, किसी पुल की फाउंडेशन का विवरण दिखाने वाली पट्टिकाएं कहां लगाई जानी चाहिए? सही उत्तर है प्रत्येक अब्यूटमेंट और पियर पर। प्रश्न 25, इंपॉर्टेंट ब्रिजेस पर नेम बोर्ड्स कहां लगाए जाने चाहिए? सही उत्तर है किसी भी अप्रोच रोड पर, अब्यूटमेंट से लगभग 15 मीटर की दूरी पर। प्रश्न 26, पुल संख्या और जल प्रवाह की दिशा दर्शाने वाली पट्टिकाएं कहां लगाई जानी चाहिए? सही उत्तर है पुल की रेलिंग पर। प्रश्न 27, कैनाल क्रॉसिंग पर फुल सप्लाई लेवल FSL को कैसे दर्शाया जाना चाहिए? सही उत्तर है अन्य पुलों पर दर्शाए गए HFL मार्किंग्स की तरह ही स्पष्ट रूप से चिह्नित करके। प्रश्न 28, सभी पुलों पर डेंजर लेवल किस प्रकार अंकित किया जाना चाहिए? सही उत्तर है लाल रंग से स्पष्ट रूप से चिह्नित करके। प्रश्न 29, आर्च ब्रिजेस के मामले में कितनी गहराई तक की फाउंडेशन को शैलो माना जाता है? सही उत्तर है 2.0 मीटर से कम। प्रश्न 30, आर्च ब्रिजेस को छोड़कर अन्य पुलों में फाउंडेशन को शैलो कहने के लिए तल स्तर से कितनी गहराई तक की सीमा निर्धारित है? सही उत्तर है 1.2 मीटर से कम। प्रश्न 31, सैंडी या इरोजन प्रोन सॉइल में शैलो फाउंडेशंस की सुरक्षा के लिए किस प्रकार की फ्लोरिंग उपयुक्त मानी जाती है? सही उत्तर है स्टोन, ब्रिक एजिंग या सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग। प्रश्न 32, शैलो फाउंडेशन पर स्काउर रोकने हेतु प्रोटेक्टिव फ्लोरिंग के साथ कौन सी स्ट्रक्चरल फीचर्स प्रयुक्त होती हैं? सही उत्तर है ड्रॉप वॉल्स और या कर्टन वॉल्स। प्रश्न 33, शैलो फाउंडेशन की सुरक्षा हेतु ड्रॉप या कर्टन वॉल के साथ प्रोटेक्टिव फ्लोरिंग का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? सही उत्तर है सैंडी या इरोजन प्रोन सॉइल। प्रश्न 34, वह अधिकतम सुरक्षित जल वेग वेलोसिटी क्या है जिसके अंतर्गत स्टोन या सीसी फ्लोरिंग को ड्रॉप कर्टन वॉल के साथ शैलो फाउंडेशन में उपयुक्त माना जाता है? सही उत्तर है 1.5 मीटर सेकंड। प्रश्न 35, प्रोटेक्टिव फ्लोरिंग शैलो फाउंडेशन में किस हाइड्रोलिक स्थिति में उपयुक्त मानी जाती है? सही उत्तर है जब एफ्लक्स नगण्य हो। प्रश्न 36, यदि शैलो फाउंडेशन वाले पुल की ड्रॉप वॉल के नीचे स्कावर पाया जाए तो तुरंत क्या उपाय करना चाहिए? सही उत्तर है स्कावर होल को स्टोन्स या स्टोन फिल्ड वायर क्रेट से भर देना चाहिए। प्रश्न 37, ब्रिज इंजीनियरिंग मानकों के अनुसार डीप फाउंडेशन क्या होती है? सही उत्तर है ऐसी फाउंडेशन जिसमें ग्रिप लेंथ मैक्सिमम स्कावर लेवल से नीचे तक जाती हो। प्रश्न 38, डीप फाउंडेशन में सामान्यतः किस प्रकार की प्रोटेक्शन आवश्यक नहीं होती? सही उत्तर है सामान्यतः किसी प्रोटेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। सही उत्तर है क्योंकि इससे प्रवाह में आए पत्थर डाउनस्ट्रीम में अधिक स्काव उत्पन्न कर सकते हैं। प्रश्न 40,
डीप फाउंडेशंस वाले पुलों में पियर्स और अब्यूटमेंट्स की व्यक्तिगत सुरक्षा कब की जाती है? सही उत्तर है जब साइट की वास्तविक स्थिति इसकी मांग करे। प्रश्न 41, हाई वाटर वेलोसिटी की स्थिति में पियर और अब्यूटमेंट की सुरक्षा के लिए किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर है उपयुक्त आकार के बोल्डर्स या स्टोन फिल्ड वायर क्रेट्स। प्रश्न 42, पियर और अब्यूटमेंट के आसपास पिचिंग कार्य करने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? सही उत्तर है शुष्क मौसम अथवा जल स्तर कम होने की अवधि। प्रश्न 43, स्काउट प्रोटेक्शन हेतु प्रयुक्त बोल्डर्स की विशेषता क्या होनी चाहिए? सही उत्तर है ऐसा आकार कि उन्हें मैन्युअली संभाला जा सके परंतु वे धारा में बही नहीं। प्रश्न 44, अत्यधिक गंभीर स्थितियों में इम्पैक्ट प्रोटेक्शन हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? सही उत्तर है कंसेंट्रिक पाइल्स लगाना और उनके बीच स्टोन्स भरना। प्रश्न 45, स्काउट प्रोटेक्शन हेतु स्टोन फिल्ड सॉसेज क्रेट्स कहां स्थापित किए जाते हैं? सही उत्तर है पाइल्स के चारों ओर के साफ किए गए भाग में। प्रश्न 46, तीव्र बाढ़ के समय मियांडरिंग रिवर्स पुलों के लिए कौन सा खतरा उत्पन्न करती है? सही उत्तर है पुल एवं उसके अप्रोच मार्ग को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रश्न 47, नदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और पुल अप्रोचेस की सुरक्षा हेतु किस प्रकार की संरचना प्रयोग में लाई जाती है? सही उत्तर है गाइड बन। प्रश्न 48, नदी के लेटरल स्प्रेड को रोकने हेतु फ्लड प्लेन्स के किनारे किस प्रकार की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बनाई जाती है? सही उत्तर है मार्जिनल बन। प्रश्न 49, नदी प्रशिक्षण कार्यों में स्पर्स या ग्रोन्स का प्रयोग क्यों किया जाता है? सही उत्तर है नदी की धारा को मोड़ने अथवा निर्देशित करने हेतु। प्रश्न 50, नदी प्रशिक्षण कार्यों में एप्रन का उद्देश्य क्या होता है? सही उत्तर है फाउंडेशन के पास होने वाले स्काउट को रोकना।